लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको ये बताया था कि थ्योरेटिकली तीन मेथड से आप देख सकते हो कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, उसमें पहला मेथड था पीओएस यूएस, जो हमने देखना सीखा था। दूसरा मैंने मेथड आपको बताया था मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज को सोच के कि सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। ठीक है, उस मेथड को हम यूज नहीं करते थे, लेकिन वहां पर आपको वर्ड समझना था कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये दूसरा मेथड था। और तीसरा मेथड जो था हमारा, वो था कायरल सेंटर मेथड। अगर जीरो कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्सेप्ट तीन केस। एक कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो होगा तो अगेन ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव दोनों हो सकता है। और उसमें जीरो कायरल सेंटर में जो तीन मेथड, तीन एक्सेप्शंस थे, ठीक है, उसको हमने अलग से डिस्कस किया था। एक था हमारा क्यूमुलेटेड पॉलीन, दूसरा स्पाइरो सिस्टम और तीसरा बाइफिनाइल सिस्टम। ये तीन में मैंने आपको बताया था कि कैसे, किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंडीशन क्या होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यूमुलेटेड पॉलीन में, बाइफिनाइल में और दूसरा स्पाइरो कंपाउंड में। तो ये पार्ट हमने कवर किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। और फाइनली हमने यही देखा था कि किसी कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये देखने का तरीका क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब चलो, अब हमने नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत जरूरी होता है, जिनसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, हम उनको एक एक करके यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स हम सीखेंगे आज, वो होगा इनैंशोमर्स, डैश रिमर्स, मीजो कंपाउंड। ये सब क्या होता है, ये कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, अब इन टर्म्स को अच्छे से समझना जो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला टर्म, एक एक टर्म को अच्छे से समझना। पहला टर्म जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। अब यहाँ पे हमारे लिए दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनैंशोमर्स के लिए पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, और ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और दूसरा, आपस में आपको क्या दिखने चाहिए? मिरर इमेजेस। अब मिरर इमेजेस के ब्रैकेट में मैंने नॉन सुपरइम्पोजेबल क्यों लिखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा तो उसका मिरर इमेज तो नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा। मैंने आपको यही बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड या कायरल मॉलिक्यूल या फिर मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल, तीनों को मैंने बोला था कि आप एक जैसे यूज करोगे। तो जब भी हम ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज की बात करते हैं तो वो नॉन सुपरइम्पोजेबल ही होता है, ये मुझे पता है। अब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज अगर है, उनमें अगर रिलेशन आपसे पूछेगा तो उन दोनों को हम बोलते हैं दीज आर इनैंशोमर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन में ये दो पार्ट याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इनको आपस में देखो, पहला स्लाइड है, ठीक है, इनको आपस में देखो। यहां पर देखोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब आपको ये सोचना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे चेक करने के लिए। मैंने आपको तीन मेथड सिखाए हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, आप कायरल सेंटर से इजीली यहां समझ सकते हो, कायरल सेंटर एक है और वन कायरल सेंटर मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। सीधा मुझे पता होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो राइट में बना हुआ है, क्या इसका मिरर इमेज है? ये क्या इसका मिरर इमेज है? सोच सकते हैं, ये चीज विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक मिरर बना दे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट के साइड में मिरर रख दोगे तो ये इसका मिरर इमेज क्रिएट होगा। यहाँ पर OH है तो मिरर में यहाँ दिखेगा, H अगर दूर है तो H दूर दिखेगा। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लस एक दूसरे के यहाँ पर हम बोल सकते हैं मिरर इमेजेस भी है। ठीक है, सो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मिरर इमेजेस, इन्हीं को हम आपस में क्या बोलते हैं? इनैंशोमर्स। तो इन दोनों को हम आपस में इनैंशोमर्स बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इनको विजुलाइज करो। यहां पर देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, इसको चेक करो। आप कायरल सेंटर मेथड से सोच सकते हो कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं इसमें। इसमें कितने कायरल सेंटर है? दो। अगर दो कायरल सेंटर है तो भी आपको याद हो तो उसमें हमने क्या लिखा था, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो आपको पीओएस सीओएस सोचना होता है। ठीक है, और फिशर में कभी सीओएस आता ही नहीं है, फिशर एक्लिप्स फॉर्म होता है, तो आपको सिर्फ फिशर में पीओएस सोचना होता है। फिशर में कभी भी सीओएस नहीं देखोगे। इसमें पीओएस है या नहीं है? इसमें पीओएस है या नहीं है? पीओएस नहीं है। यहां से अगर आप प्लेन पास करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा मिरर इमेज नहीं बन रहा, इतना आप विजुलाइज होना चाहिए। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि पीओएस नहीं है, और फिशर में सीओएस ऐसे भी नहीं होता। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये इसका मिरर इमेज है? क्या ये इसका मिरर इमेज है? देखो, मिरर इमेज है, ये सबको समझ में आता है। अगेन आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइड में मिरर रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मिरर इमेजेस, इनको हम आपस में क्या बोलेंगे? इनैंशोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, इनैंशोमर्स। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनको विजुलाइज करो। ठीक है, इन दोनों को विजुलाइज करो, चेक करो। पहला तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है।
ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर आप कायरल सेंटर मेथड से जाओगे तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं, कायरल सेंटर निकालना मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। और मैक्सिमम जगह आप कायरल सेंटर मेथड से जाओगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है पता करने के लिए। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, गुड, ये दोनों कायरल सेंटर है, ठीक है। रिंग में कायरल सेंटर देखना सिखाया था, ये दोनों आपके कायरल सेंटर है। अब यहाँ पर देखो 2 कायरल सेंटर, मतलब आपको इसमें पीओएस सीओएस चेक करना पड़ेगा, क्या इसमें पीओएस सीओएस प्रेजेंट है, सोचो, खुद विजुलाइज करो, पीओएस है या नहीं है। नहीं है, पीओएस नहीं है, गुड। पीओएस क्यों नहीं है, अगर आपने ऐसा एक प्लेन पास करने का कोशिश किया तो ऊपर तो मिथाइल वेज पे है और नीचे डैश पे है, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पीओएस नहीं है, ठीक है। और सीओएस भी आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे सीओएस भी नहीं होगा, सेंटर से जितना इधर जाओगे पीछे आओगे आपको दोनों साइड मिथाइल नहीं दिख रहा, सीधा हम बोल सकते हैं सीओएस नहीं है। तो ये भी मॉलिक्यूल आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, अरे पीओएस नहीं है इसमें, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं, दिखता है। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूंगा, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस किया है, ये मिरर यहाँ पे पीओएस नहीं है, ये ध्यान रखना, वो बस देखने के लिए हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेजेस, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इनैंशोमर है, क्योंकि मिरर रखोगे तो एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखेगा, तो ये दोनों भी आपस में इनैंशोमर्स है, ठीक है। तो ऐसे भी इनैंशोमर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पर एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, एक कंसेप्ट हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, एक चीज सीख लो, ठीक है, ये दोनों जो मैंने यहां पर बनाए हैं, इन दोनों में दिखने में सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये है कि पहले पे जो वेज पे है वो दूसरे पे डैश पे है, और पहले में जो डैश पे है वो दूसरे में वेज पे है। अगर दो मॉलिक्यूल दिखने में सब कुछ सेम लगे, पहले पे जो वेज है वो दूसरे पे डैश पे हो जाए, तो वो भी आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। इसको दिमाग में सेट कर लो, दो मॉलिक्यूल दिखने में सेम लगे, जो पहले में वेज पे दिख रहा है, अगर दूसरे में डैश, पहले में डैश पे है दूसरे पे वेज, तो ये भी आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। इसको सीखो, ठीक है, विच मींस इनको भी मैं बोल रहा हूं कि ये आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है, ये सबको समझ में आता है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मैंने बनाया। तो ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेजेस, ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशोमर है। अभी रीजन बताऊंगा, पहले सीखो इसको, कि देखने से आप याद कर लो कि दोनों में सब कुछ सेम दिखे, और अगर पहले पे वेज पे दूसरे पे डैश, पहले डैश दूसरा वेज, तो वो भी आपस में मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। पहला ये, एक बार इसको विजुलाइज करो, इस नीचे वाले क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा। यहां पर देखो, क्या मैं इनको भी मिरर इमेज बोल सकता हूं, चेक करो, जो अभी मैंने समझाया कि यहां पर भी वैलिड, क्या यहां पर भी वैलिड है। दोनों मॉलिक्यूल आप देखोगे दिखने में एग्जैक्टली सेम है, और पहले पे जो वेज पे है वो दूसरे में कहां चला गया, डैश पे चला गया। तो अगर दोनों में सब कुछ सेम दिखे, पहले पे वेज है वो दूसरे पे डैश दिखे, तो ये भी आपस में मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, ये भी आपस में मिरर इमेजेस ही होते हैं। और यहां पे बस मैंने एक बार साइड में नोट लिखा है, एवरीथिंग सेम, और उस एवरीथिंग सेम दिखने के बाद वेज का डैश या डैश का वेज हुआ है, तो वो मिरर इमेजेस होते हैं, पहले तो उसको याद रखो। अब अगर मैं इन दोनों में आपको रिलेशन पूछूंगा, क्या यहां पर ये जो पहला मॉलिक्यूल है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, थ्रू कायरल सेंटर तरीका सोचो, ठीक है, बहुत इजी होता है अगर आप कायरल सेंटर से विजुलाइज करते हो। कितने कायरल सेंटर है इसमें, कितने कायरल सेंटर है इसमें, वन कायरल सेंटर, ये आपका वन कायरल सेंटर है, विच मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेजेस, ये दोनों भी आपस में क्या है, इनैंशोमर्स है, ये दोनों भी आपस में क्या है, इनैंशोमर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको मिरर इमेज बना के देता है। अब ये मिरर इमेज कैसे हुआ, एक बार मैं इसको विजुलाइज करा देता हूं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये कैसे, बस इसको एक बार समझो। मान लो मैंने इस दोनों को यहां पर रखा, पहले ये देखो, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है, ये दोनों मिरर इमेज है। अब यहां पे मिरर हमने कहां रखा है, इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फ्रंट में अगर रखोगे तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज दिख रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फ्रंट में है और ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ठीक है। अब देखो, इसको बस मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मिरर इमेज यहां पर है, ठीक है, इसको उठा के मैं साइड में रख दे रहा हूं, ठीक है, ये जो मिरर इमेज था मैंने इसको उठा के साइड में रख दिया, है तो मिरर इमेज ही। अब यहां पर आप देखोगे तो पहले में जो वैलेंसी आपको बोर्ड के प्लेन के बाहर दिख रहा है, जो वेज पे है, वो दूसरे में कहां चला गया, वो दूसरे में डैश पे चला गया। पहले में जो वेज पे था वो दूसरे पे कहां चला गया, डैश में, क्योंकि इसमें तो बोर्ड के प्लेन के अंदर के साइड है और इसमें बोर्ड के प्लेन के बाहर के साइड है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो पहले में वेज पे था वो दूसरे पे डैश पे चला गया। और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों भी एक्चुअली मिरर इमेजेस ही होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज था,
ये दोनों आपस में मिरर इमेज था, बट मैंने इसको उठा के सिर्फ साइड में रख दिया। साइड में रखने से था तो मिरर इमेज ही, और इन दोनों में डिफरेंस आप देखोगे तो दोनों में सब कुछ सेम है, लेकिन पहले में जो वेज पे था वो दूसरे पे डैश पे है, और ऐसा अगर हो तो ये भी आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो मिरर प्लेस होता है वो ऑब्जेक्ट के फ्रंट में प्लेस होता है, ठीक है। नॉर्मली जब हम मिरर प्लेस करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के साइड में प्लेस करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी मिरर इमेजेस है। मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट के साइड में अगर मिरर रखूंगा तो ऐसा मिरर इमेज दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट के फ्रंट में मिरर रखूंगा तो ऐसा मिरर इमेज दिखेगा। तो कभी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट में मिरर रखा होता है ना, तो वो ऐसा कंडीशन बनता है कि दो मॉलिक्यूल दिखने में सब कुछ सेम है, लेकिन पहले पे अगर वेज पे है और दूसरे पे डैश पे है तो वो दोनों भी आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? खुद ट्राई करना, ठीक है। एक बार ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे मिरर रखना और एक बार ऑब्जेक्ट के साइड में मिरर रख के देखना, ठीक है। तो वो विजुअलाइजेशन एक्चुअली चेंज हो जाता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन चेंज हो जाता है, वो दिखने में आपको अलग लगने लगता है। बट ये भी ध्यान रखना कि हमें ऐसा भी मिरर इमेज बना के क्वेश्चन में दे सकता है। ये सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आपको दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो मिरर इमेज बना के दे रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखोगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग इनैंशोमर्स। पहला हमने क्या लिखा है, इनैंशोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एंड हेंस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। जब हम इनैंशोमर्स की बात करते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सिमिलर ऑब्जर्व होते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज करता है दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, और सिंस इनैंशोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होते हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज करके इनैंशोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इस पॉइंट का मतलब हो गया, ये आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनैंशोमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ वन रोटेट्स पीपीएल क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में हमने लिखा है डी, पीपीएल क्लॉकवाइज होना मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, द अदर विल रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लीवो रोटेटरी बाय सेम अमाउंट। इसका क्या मतलब है, ये दोनों आपस में इनैंशोमर्स था, अगर आपका एक डी होगा तो दूसरा एल होगा। ये इनैंशोमर्स का प्रॉपर्टी होता है। एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा बाय 10 डिग्री सपोज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा बाय 10 डिग्री, एक +10 एक -10। इनैंशोमर्स अगर है तो उनका ये प्रॉपर्टी होना ही होना है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इनैंशोमर्स में ये लाइट को रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बाय सेम अमाउंट। इतना सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। यहां पर अब आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहां पर समझो, यहां पर ये डी है और ये एल है। अगर मेरे पास 50% डी और 50% एल फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स 50% डी 50% एल फॉर्म, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म, पहला ये पॉइंट। अब जब आपके पास रेसिमिक मिक्सचर होता है 50% डी 50% एल फॉर्म, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों? खुद ये सोचो कि आपके पास 50% डी फॉर्म है, और जो डी फॉर्म है वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और जो एल फॉर्म है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जब आप नेट रोटेशन देखोगे तो आपको नेट रोटेशन क्या दिखेगा? 0 दिखेगा। अगर आपके पास रेसिमिक मिक्सचर है तो आपका डी फॉर्म क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एल फॉर्म उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो नेट रोटेशन हमें 0 दिखेगा। तो हम बोलेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर आपका क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि आपको पीपीएल में कोई नेट रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। ये पॉइंट सबको समझ में आता है? अब यहां पर हमने ब्रैकेट में क्या लिखा था? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। हम दो टर्म सीखेंगे, एक होता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन, दूसरा होता है इंटरनल कंपेंसेशन, ठीक है। कंपेंसेट करना मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कैंसल आउट करना। तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि ये डी जितना क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एल फॉर्म ये उसको कंपेंसेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज पीपीएल को घुमा के, और नेट रोटेशन हमें 0 दिख रहा है। तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल ऐसा काम करे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और नेट रोटेशन 0 दिखे, तो इस टाइप के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन हो रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे हैं और हमें नेट रोटेशन 0 दिख रहा है, ठीक है। हम एक और टर्म यूज करेंगे, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन का क्या मतलब होगा कि एक ही मॉलिक्यूल का
आधा हिस्सा क्लॉकवाइज घुमाए और आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से को कंपेंसेट कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है, तो ऐसे कंपेंसेशन को हम बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंपेंसेट करे, कैंसल आउट करे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है इस केस में हम बोलते हैं इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, क्योंकि एक क्लॉकवाइज और दूसरा मॉलिक्यूल अलग मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और हमें नेट रोटेशन 0 दिख रहा है। हम आगे मीजो में पढ़ेंगे कि मीजो में इंटरनल कंपेंसेशन होता है, बट एक्सटर्नल कंपेंसेशन सबको समझ में आ गया, ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहा है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखोगे हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेजोल्यूशन। इंटरनल कंपेंसेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन। अगर किसी रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर आपका क्रिएट हुआ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। और अगर आप रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करते हो डी फॉर्म में और एल फॉर्म में, अलग अलग करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो ये दो टर्म ध्यान रखना, बनने प्रोसेस रेसमाइजेशन और डी एंड एल को अलग करना, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारे हो गए यहां पर। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा जाता है, इफ अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इट विल शो इनैंशोमेरिज्म। ठीक है, ये याद रखना पहले तो, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इनैंशोमेरिज्म शो करेगा। आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है उसके बाद इस चीज को समझाता हूं। क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन बट कैन शो इनैंशोमेरिज्म। तो आपको इस टाइप की क्वेश्चन के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करना है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो इनैंशोमेरिज्म शो करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। मान लो आपके पास कंपाउंड ए है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मिरर इमेज तो बनना ही बनना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव भी लोगे तो इसका भी तो मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा। मिरर इमेज बनने से आप रोक ही नहीं सकते। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका भी मिरर इमेज बनेगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है उसका मिरर इमेज बन रहा है, तो मुझे पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव और उसका मिरर इमेज क्या होते हैं आपस में, इनैंशोमर्स होते हैं। तो कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास मॉलिक्यूल है उसका मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा, मतलब उसका इनैंशोमर बनेगा ही बनेगा। और अगर इनैंशोमर बन रहा है तो अब आप ये सोचो कि इनैंशोमर्स में डिफरेंस क्या होता है। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, मतलब देयर इज डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, और ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल होगा तो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, और अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स है मतलब ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इनैंशोमेरिज्म शो करेगा। रीजन उसका मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा, और मिरर इमेज बनने का मतलब हो गया कि इनैंशोमर बनना, मतलब उसका इनैंशोमेरिज्म को शो करना। इतना सबको समझ में आया? क्या बोला, इतना सबको समझ में आया? इतना क्लियर? ठीक है। अरे रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है, इनैंशोमर थोड़ी पीपीएल को नेट रोटेशन 0 करेगा। अगर मेरे पास एक इनैंशोमर है वो तो पीपीएल को घुमाएगा ही ना। रेसिमिक मिक्सचर मतलब मेरे पास दोनों इनैंशोमर का इक्विमोलर अमाउंट है, तब जाके वहां पर हम बोल सकते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अकेला इनैंशोमर थोड़ी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। नोट्स ठीक से पढ़ा करो। अब इसमें बताओ पहला स्ट्रक्चर किसका है, लैक्टिक एसिड। नोट ठीक से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा ऑप्टिकल में। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है या नहीं? लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है या नहीं? लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में कायरल सेंटर वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला तो हम बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड नहीं होगा। सेकंड, टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान रखिएगा आगे से। टार्टरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, और टार्टरिक एसिड में भी यहां पर कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है? 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो मेरा सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप अगर फोर्थ पे आओगे, थर्ड खुद ट्राई करना। अगर मैं डायरेक्टली फोर्थ पे आऊं तो पेंटा 2,3 डाइन, पेंटा 2,3 डाइन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कोई कायरल सेंटर है? पेंटा 2,3 डाइन में क्या कोई कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर नहीं है। मुझे क्वेश्चन में यही चाहिए, कायरल सेंटर नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है?
क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? इस टाइप के सिस्टम को हमने पढ़ा था क्यूमुलेटेड पॉलीन वाले केस में। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या शो करेगा? इनैंशोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा। हर ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनता है, और ये और इसका मिरर इमेज आपस में क्या होंगे? इनैंशोमर्स होंगे। मतलब ये इनैंशोमेरिज्म शो कर रहा है या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इतना सबको समझ में आ गया? इसका मीनिंग क्लियर है? वाई फोर्थ इज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास को पढ़ो, समझ में आएगा। इतना क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अब ये सब मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मैं ये सब डाउट्स नहीं बताऊंगा। टर्मिनल डिफरेंट कैसे है, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है, तो आपने लास्ट क्लास कुछ पढ़ा ही नहीं। अब वो लास्ट क्लास वाला मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आपको याद होना चाहिए ये ऑप्टिकली एक्टिव डॉग डीओ सब बताया था मैंने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो हमने नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमेट्री एब्सेंट। अब यहां पर देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के लिए हमें यूज करना होगा बहुत अच्छे से। कैसे? अब यहां पर देखो, अगर मैं इन दो स्ट्रक्चर्स की बात करूं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेजेस हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेजेस है, अभी मैंने आपको इसको डिस्कस किया था। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देना और इन दोनों में रिलेशन पूछे, तो रिलेशन आपको बताने का दो तरीका हो सकता है। एक तो डायरेक्टली विजुलाइज करके कि डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज है, इनैंशोमर है। दूसरा तरीका जो है वो है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, ठीक है। हम आरएस मेथड से भी ये बता सकते हैं कि वो आपस में इनैंशोमर्स होगा या नहीं होगा। आरएस से कैसे? अगर मान लो पहले का आर आ रहा है, दूसरे का एस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट का सेंस ये होता है पहला आर दूसरा एस, तो इसको हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मान लो कहीं आर आर है और दूसरे में एस एस है, तो आर का एस हो गया, आर का एस हो गया, एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। मान लो कहीं आर एस है और दूसरे में एस आर हो गया, आर का एस होना, एस का आर होना, एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन है और वहां पे सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री तो नहीं होना चाहिए। अगर पीओएस सीओएस में से कुछ भी हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और इनैंशोमर्स के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। तो अगर सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसका मतलब वो आपस में इनैंशोमर्स होंगे। ये एक और तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर देखो इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप पहले का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ये आपका प्रैक्टिस का काम हो गया, ठीक है। जिनका आंसर आ रहा है सही, बट आपको आरएस निकालना आना चाहिए। पहले का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो पहले का कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा आर, और अगर आप दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन एस आएगा, ठीक है। पहले का आर आएगा, दूसरे का एस आएगा। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन में तो आंसर बदलना पड़ता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ये आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है, ठीक है। ये आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है। तो एक तरीका डायरेक्टली विजुलाइज करने का, दूसरा तरीका आरएस निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको देखूं, क्या ये डायरेक्टली विजुलाइज हो रहा है कि इनैंशोमर्स है? क्या ये डायरेक्टली विजुलाइज हो रहा है कि इनैंशोमर्स है? हो रहा है सबको, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो पीओएस प्रेजेंट नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब इनैंशोमर है। दूसरा आरएस तरीका, एक बार आरएस निकालो, तो एक बार आरएस निकालो जल्दी। ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आर आर और एस एस आएगा, ठीक है। इसमें आप गलती कर रहे हो तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर ये आपको निकालना आना चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो आंसर उल्टा करना होता है, जो मैंने आपको रूल बताया था। अब आप देखोगे तो यहां पर भी क्या आ रहा है? एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमेट्री इज एब्सेंट। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? इनैंशोमर्स होंगे। दीज टू आर इनैंशोमर्स, ठीक है। तो ये आरएस मेथड हो गया, और आरएस मेथड का ये मीनिंग होता है। अब ये हमारे लिए कब यूजफुल होता है, ठीक है। आप तो इसमें डायरेक्टली भी बता सकते थे, तो फिर हम यहाँ पर आरएस निकाल के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि आप डायरेक्टली विजुलाइज नहीं कर पाओगे,
कैसे? मान लो अगर मैं इन दो स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स में पहले तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये जो पहला वाला है ये तो आर ही है क्योंकि ऊपर हमने सेम बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर में देखो, इस सेकंड वाले में देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। अरे सिमेट्री कैसे एब्सेंट है? पीयूएस सीयूएस देखो ना, और कैसे देखेंगे सिमेट्री? लास्ट क्लास वाला नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, नहीं कर सकते आप ऑप्टिकल, आपको रिवीजन करके आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो कि यहाँ पे दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सबका आ रहा है, गुड। पहले वाले का आर है, दूसरे का एस है, ठीक है। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, इनैंशोमर्स, क्योंकि एक कायरल सेंटर है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। और आप देख सकते हो कि सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सिमेट्री नहीं होगा। और दूसरा आप देख सकते हो कि आरएस यहां पर आ रहा है एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो ये दोनों आपस में इनैंशोमर है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप फिशर को देखते हो तो फिशर में डायरेक्टली हमें ये विजुअलाइज नहीं होता कि वो मिरर इमेज है या नहीं। क्यों? एक ही फिशर को हम कई तरीके से बना सकते हैं। अगर आप फिशर में इवेंट चेंज करते हो तो आपका फिशर नहीं बदलता। अगर आप फिशर में 180 से रोटेट करते हो तो भी आपका फिशर नहीं बदलता। तो बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होगा, अगर आपको डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, आरएस निकाल के आंसर कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका कि आप बोलो नहीं तो मुझे डायरेक्टली विजुअलाइज करना ही है, मुझे आरएस नहीं निकालना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आरएस फिक्स है, आरएस निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली विजुअलाइज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि फिशर के कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके आपको फिशर में चेंजेस करके डायरेक्टली विजुअलाइज करने का कोशिश करना होगा। और डायरेक्टली विजुअलाइज करने के लिए जो तरीका होता है वो ये, यहां पर आप देखोगे मैंने क्या लिखा है। पहला तो हमने लिखा है आरएस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, टू विजुअलाइज डायरेक्टली मेक वर्टिकल वैलेंसी सेम एंड देन विजुअलाइज। वर्टिकल वैलेंसी को सेम करने का कोशिश करो, उसके बाद विजुअलाइजेशन डायरेक्टली होने लगता है। वर्टिकल वैलेंसी को सेम करने का मतलब यहां पर ऊपर COH है, नीचे CH3 है, तो सेकंड वाले में भी ऊपर COH लाने का कोशिश करो और नीचे CH3 का। तो नीचे तो CH3 है तो ऊपर COH लाने का कोशिश करो और उसके लिए फिशर के प्रॉपर्टीज को यूज करो। फिशर के प्रॉपर्टीज कैसे? अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं क्योंकि ये तो मुझे एज इट इज चाहिए और मुझे COH, और ऐसा करने से फिशर चेंज नहीं होता, तो यहां पर अगर आप घुमाओगे तो COH OH H और नीचे CH3 आ जाएगा। आ गया स्लाइड, दिखाई दे रहा है सबको? दे रहा है ना? तो यहां पर बस मैंने क्या किया, फिशर का प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। फिशर का प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज किया कि नीचे वाला फिक्स किया और ऊपर वाले को घुमा दिया। और ऊपर वाले को जैसे आप घुमाओगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो फिशर चेंज नहीं होता। और अब आप देख सकते हो इन दोनों को, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो अब आपको डायरेक्टली विजुअलाइज हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है, या तो आरएस निकाल के करो, दूसरा अगर आरएस नहीं निकालना है तो मॉलिक्यूल में इस तरीके से चेंज करो कि वर्टिकल बैलेंसेस दोनों में सेम आ जाए और उसके बाद डायरेक्टली विजुअलाइज करने का कोशिश करो, आपको वहां पर डायरेक्टली विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनैंशोमर्स होंगे। दोनों मेथड सबको समझ में आ गया? दोनों मेथड समझ में आ गया। अब वो आपके ऊपर है कि आप आरएस निकालना चाहते हो, डायरेक्टली विजुअलाइज करना चाहते हो, ठीक है। डायरेक्टली विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप फिशर की प्रॉपर्टी को यूज करो। बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर, ठीक है। आरएस खुद निकालना, ठीक है, आरएस खुद निकालना, आरएस आपका प्रैक्टिस का काम होगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इनैंशोमर्स यही था, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज हो तो इनैंशोमर, और क्वेश्चन के दो तरीके, या तो आरएस मेथड या डायरेक्ट विजुअलाइजेशन मेथड। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, डायास्टीरियोमर्स। यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज नहीं हो, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर मतलब उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होगा। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते उन्हें हम डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे इन दोनों को विजुअलाइज करो, ये आपस में स्टीरियो आइसोमर तो है क्योंकि आप देख सकते हो OH का पोजीशन चेंज हो गया मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गया। क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? ये देखो, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? मिरर इमेजेस नहीं है। इस केस में अगर आप देखोगे और यहां पे अगर आप मिरर प्लेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। OH तो मुझे दिख रहा है लेकिन यहाँ ऊपर OH है तो यहाँ भी OH होना चाहिए था। तो ये स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो इनको हम आपस में क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। ये डायस्टीरियोमर्स का मीनिंग होता है, इतना क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखो, यहां पर आप देखोगे तो ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इसको समझ लो अच्छे से। सिस और ट्रांस,
ये दोनों स्टीरियो आइसोमर तो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है, तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर तो है। क्या ये आपस में मिरर इमेज है, क्या ये आपस में मिरर इमेज है, स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन क्या आपस में मिरर इमेज है, नहीं है। यहां पे आप मिरर लगाओगे तो समझ में आता है कि ये तो मिरर इमेजेस नहीं है, विच मींस ये मिरर इमेजेस नहीं है और स्टीरियो आइसोमर है, तो हम सिस ट्रांस को भी क्या बोल सकते हैं, डायास्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस भी क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। सिस ट्रांस अभी सब बताऊंगा, सुनते रहो। ठीक है, सिस ट्रांस भी आपस में क्या होता है, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया सिस ट्रांस बना के ऑप्शन में डायास्टीरियोमर्स लिखा है तो आपका डायास्टीरियोमर्स भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर जीआई लिखा है तो जीआई भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोनों में आपको ये नहीं बोलेगा प्रायोरिटी बताओ किसका, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों दिया है तो आपको ऑप्शन में ऐसा भी देगा बोथ ए एंड बी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जीआई भी है और डायास्टीरियोमर्स भी है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके डायास्टीरियोमर्स होते हैं क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर है और यहां पर अगेन क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। बस हमें इतना समझ में आना चाहिए डायास्टीरियोमर। ठीक है, अब डायास्टीरियोमर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर या कुछ पॉइंट्स यहां पर समझो। पहला हमने पॉइंट क्या लिखा है, they have different physical properties and chemical properties and hence can be separated by fractional distillation। डायस्टीरियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये डिफरेंट होते हैं, और डायस्टीरियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने आपको बताया था कि इनैंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट करना पॉसिबल होता है यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। डायस्टीरियोमर्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स बस क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव का कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और आप इसकी बात करोगे तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब ही नहीं है, दोनों स्टीरियो आइसोमर है, दोनों मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। अगर आप सिस ट्रांस की बात करोगे, ये दोनों में ही पीओएस प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर पीओएस, तो ये दोनों ही ऑप्टिकली कैसे हैं, इनएक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टीरियो आइसोमर है, आपस में मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर है। इतना सबको समझ में आ गया, इतना क्लियर है। और ये चीज हमने लिखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, जैसा मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों, डायस्टीरियोमर्स को देखने का तरीका एक तो डायरेक्टली विजुलाइज हो रहा है, और अगर डायरेक्टली विजुलाइज नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका आरएस मेथड। अब यहां पर आरएस मेथड में हमने क्या लिखा है, डिफरेंट आरएस कॉन्फ़िगरेशन बट नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो दिखे बट एग्जैक्टली ऑपोजिट। एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब मैंने आपको समझाया था। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऊपर आरएस निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, एक बार इसमें आरएस निकालोगे तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम यहां पर आरएस निकालें तो ये जो ऊपर वाला है ये आपका आर आएगा, ये एस आएगा, ये आर आएगा, और ये भी आर आएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर आना चाहिए, और आरएस आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में बार बार मैं आरएस निकालने के लिए उतना टाइम आपको नहीं दूंगा अभी। तो यहां पर मान लो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, खुद प्रैक्टिस कर लेना आरएस निकालने का। अब यहां पर देखोगे तो डिफरेंट आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ना। डिफरेंट का क्या सेंस हो गया, ऊपर आर था, यहां भी ऊपर आर था, यहां पे नीचे एस था, लेकिन यहां पे आर हो गया, मतलब डिफरेंट आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो है बट एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है। एग्जैक्टली ऑपोजिट का क्या मतलब होता, आर का एस होना, एस का आर होना, तब वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता। तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है बट एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, और ऐसा अगर हो तो उनको आपस में हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। अगर आप आरएस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का समझ में आ गया, वहां पर मैंने बोला था एग्जैक्टली ऑपोजिट, सिमेट्री एब्सेंट, और यहां पे डिफरेंट हो बट एग्जैक्टली ऑपोजिट ना हो। ये दोनों सबको क्लियर है कि हमने कैसे देखा इस चीज को, हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसको देखते हैं, डायस्टीरियोमर्स को। तो ये डायस्टीरियोमर्स का मीनिंग है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग डायस्टीरियोमर्स, और ये लास्ट वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मेरा क्या है यहाँ पर, मीजो कंपाउंड। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, मीजो कंपाउंड। डेफिनेशन तो रटना ही है पहले। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कंपाउंड हैविंग मोर देन वन chiral सेंटर बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, पीओएस यूएस कुछ भी हो सकता है, सिमेट्री मतलब पीओएस यूएस कुछ भी हो सकता है।
एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो और अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो उसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल सेंटर। क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें क्या प्रेजेंट है? पीओएस प्रेजेंट है। ये सबको अब समझ में आना चाहिए कि यहां पर आप देख सकते हो पीओएस प्रेजेंट है। तो इट हैज मोर देन वन पैरेलल सेंटर एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू सिमेट्री, मतलब यहां पर पीओएस प्रेजेंट है, विच मींस ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड। अब जो हम मीजो कंपाउंड की बात करते हैं तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, यहां पर हमने क्या लिखा है? इंटरनल कंपेंसेशन। वहां पर मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल, यहां पर बता रहा हूं इंटरनल। अब मीजो कंपाउंड में होता क्या है? मीजो कंपाउंड में इंटरनल एक सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो ये टॉप हाफ और ये बॉटम हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है। तो मीजो में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और ये जो दूसरा हिस्सा है ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है। एक दोनों आपस में ये कंपेंसेट कर रहा होता है। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब पीपीएल को ये नेट रोटेशन आपको नहीं दे रहा होगा, तो वो नेट रोटेशन जो नहीं देता है उसका रीजन है इंटरनल कंपेंसेशन। मीजो में एक हिस्सा लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और मॉलिक्यूल का दूसरा हिस्सा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और हमें नेट रोटेशन 0 दिखता है। और इस टाइप के ये हमें पता नहीं करना है कि कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ इतना आइडिया रखो कि एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट नेट रोटेशन हमें जो 0 दिखता है इट इज ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कंपेंसेट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। और रेसिमिक फिशर में क्या हो रहा था? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का, वहां पे अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल का एक ही हिस्सा दूसरे हिस्से को कंपेंसेट करता है और ऐसा कंपेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपेंसेशन। तो कहीं मीजो कंपाउंड से रिलेटेड ये वर्ड लिखा है तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये सही है और मीजो कंपाउंड में ऐसा होता है, हमें इतना आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया क्या बताया यहाँ पे? इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको मीनिंग यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड, पहला। अब यहाँ पे मीजो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज आइडेंटिकल या फिर होमोमर्स। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। अब आप इसके और इसके मिरर इमेज को देखोगे तो ये आपका आइडेंटिकल होते हैं। ये दोनों आपस में आइडेंटिकल क्यों है? फिशर के प्रॉपर्टी से रिकॉल करने की कोशिश करो। फिशर के प्रॉपर्टी से रिकॉल करने की कोशिश करो। मीजो का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है। गुड, ठीक है, बहुत वो क्लिक कर रहा है। ये देखोगे तो 180 डिग्री से रोटेट किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये 180 डिग्री से रोटेट किया हुआ है। ऐसे तो करते थे 180 से रोटेट करके नीचे वाला ऊपर और इस तरीके से हम इनको क्रॉस कर देते थे, याद है? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और फिशर को 180 से रोटेट करने पर फिशर चेंज नहीं होता। तो अगर आप ये और इसके मिरर इमेज को देखोगे तो ये दोनों आइडेंटिकल ही है, क्योंकि पहले को अगर आप 180 से रोटेट करोगे तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसलिए हम बोलते हैं मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज आइडेंटिकल। मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज आइडेंटिकल, विच मींस अगर आपको इन दोनों में क्वेश्चन में रिलेशन पूछा है तो आप इन दोनों में आंसर क्या करोगे कि ये दोनों आइडेंटिकल है या होमोमर्स है, अगर इन दोनों में आपसे रिलेशन पूछा है। इतना सबको समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको क्लियर है कि हम इसको आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं? इतना क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया मेरा मीजो कंपाउंड का एक पॉइंट जो मुझे पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे देखो अगेन आरएस मेथड, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है या नहीं है ये देखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो मैंने फिशर का प्रॉपर्टी से बताया कि 180 से रोटेट किया होगा। अब यहां पर इसमें सिमेट्री है, ये इनएंशोमर नहीं हो सकता। सिमेट्री है तो इनएंशोमर कहां से हो जाएगा? ये मीजो है और इसका मिरर इमेज है, आपस में आइडेंटिकल। सिमेट्री है तो इनएंशोमर नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर इनएंशोमर इट हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। अब यहां पर देखो हमने पॉइंट क्या लिखा है। अब अगर दो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे तो उसका देखने का तरीका क्या है? अगर दो में फिशर में अगर आपको दिया हुआ है या फिर वेज डैश दिया हुआ है, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, सेम आने का मतलब मान लो पहले में आर आ रहा है, दूसरे में भी आर आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाता है तो हमें पता है कि वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन एक और कंडीशन में आपका कॉन्फ़िगरेशन आने से वो आइडेंटिकल होता है। कैसे? यहां पे देखो हमने क्या लिखा है।
इफ एग्जैक्टली ऑपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमेट्री प्रेजेंट, तो ऐसे केसेस में भी वो दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, या तो दोनों का RS कॉन्फ़िगरेशन सेम आए, और अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है और वहां पे सिमेट्री है तो भी वो आइडेंटिकल होते हैं। कैसे? अगर आप यहां पर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ऊपर वाले का अगर मैं निकाल रहा हूं तो S आएगा, और नीचे वाले का निकाल रहा हूं तो R, और यहां पर अगर आप निकालोगे तो ये आपका R हो गया, और यहां पर निकालोगे तो ये S हो गया। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर S था यहां R हो गया, नीचे R था यहां S हो गया, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन बट सिमेट्री प्रेजेंट, इसमें सिमेट्री भी था, तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट है और सिमेट्री नहीं है तो वो इनैंशोमर्स होते हैं, और अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट है और सिमेट्री है तो वो आइडेंटिकल होंगे। तो आइडेंटिकल के दो तरीके होते हैं, अगर RS कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रहा है तो भी आइडेंटिकल, और RS ऑपोजिट दिख रहा है और सिमेट्री वहां पर प्रेजेंट है तो भी वो आइडेंटिकल होंगे। इतना सबको बात समझ में आया नहीं आया? तो ये तीन मेथड समझ में आ गया, इनैंशोमर कैसे देखना है, डैश ट्यूमर कैसे देखना है, और अगर आपको दोनों को आइडेंटिकल देखना है तो कैसे देखना है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमें अच्छे से याद करना है, क्वेश्चंस में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीजो कंपाउंड के बारे में। अब मीजो कंपाउंड से रिलेटेड एक दो पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं। यहां पर आप देखोगे तो एक पॉइंट हमने क्या लिखा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इस तरीके से लिख के बताया था कि एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक नहीं घुमा रहा है, तो ये आपस में डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल है, और इनको हम आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये चीज दिमाग में डालने बोला था कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। ऐसा केस मैंने आपको समझाया था ABC करके। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, जैसा ये, क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल है और इनको हम आपस में ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। तो अब उस केस को समझने का टाइम आ गया है। मीजो एक ऐसा केस होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बट एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है। पहले तो इसको दिमाग में अच्छे से डाल लो, ठीक है, ये चीज को डाल लो। अब यहां पर देखोगे तो हमने इसके आगे क्या लिखा है, इफ अ कंपाउंड हैज मीजो फॉर्म इट विल नेसेसरली हैव D and L फॉर्म along with it। इसको समझो, मान लो किसी कंपाउंड का मीजो फॉर्म बन रहा है, ठीक है, किसी कंपाउंड का मीजो फॉर्म बन रहा है तो उसके साथ में ये फिक्स है कि D और L फॉर्म भी बनेगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो फॉर्म बनेगा ही बनेगा। किसी कंपाउंड का अकेला सिर्फ मीजो नहीं बन सकता, अगर मीजो बनेगा तो डी भी बनेगा और एल भी बनेगा। कैसे, एक एग्जांपल की तो आगे समझाऊंगा, पर अभी इसको दिमाग में डालो कि अगर किसी कंपाउंड का मीजो बनेगा तो साथ में क्या बनेगा, डी और एल बनेगा ही बनेगा। अब अगर ये तीनों बन रहा है तो इससे हम कंक्लूजन क्या करते हैं कि मीजो डी एल, डी वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा, एल वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और मीजो नहीं घुमाएगा। तो इन तीनों में डिफरेंस है टुवर्ड्स बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, तो इन तीनों को हम आपस में क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, विच मींस मीजो कंपाउंड भी क्या कहलाएगा, एक ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमर अगर है मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया? ठीक है, मीजो है तो उसके साथ साथ क्या बनेगा, डीएल बनेगा ही बनेगा, ये अभी दिमाग में डाल के रखो। और अगर ऐसा हो रहा है तो इनमें डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, तो इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर है मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अभी एग्जांपल से देखेंगे कैसे बनता है, बट ये चीज दिमाग में डाल के रखो कि आपको क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बट ये एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। इस चीज को पहले दिमाग में डाल के रखो, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम देखते हैं कि इस पॉइंट को कैसे हम समझ सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ मॉलिक्यूल विल बी मीजो और नॉट। हम इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि इस कंपाउंड का मीजो फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, आपको ये 4 क्वेश्चन दिए है और आपसे ये पूछ रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स का मीजो फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये, ठीक है, कि आपको उस कंपाउंड में क्या चेक करना है, एक तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, दूसरा उसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए। अगर सिमेट्रिकल है और एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो हाँ उसका एक मीजो फॉर्म बनेगा ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, पहले पहला वाला सिमेट्रिकल है या नहीं है, पहला वाला सिमेट्रिकल है या नहीं है सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है या नहीं है,
क्या एक से ज्यादा कायरल सेंटर है या नहीं है? है। यहां पर आप देख सकते हो सिमेट्रिकल है और एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, मतलब हाँ इसका एक मीसोफॉर्म बनेगा। ये आंसर करने का तरीका, ठीक है। एक बार सेकंड पे आओ, पहले एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट में बताओ सिमेट्रिकल है या नहीं है? नहीं है, तो डायरेक्टली मीजो फॉर्म नहीं बन सकता, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मीजो आ ही नहीं सकता। तीसरा, थर्ड केस में आओ, सिमेट्रिकल है या नहीं है? सिमेट्रिकल दिख रहा है, दिखने में सिमेट्रिकल दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सिमेट्रिकल देखने का यही तरीका है। कायरल सेंटर कितने? कायरल सेंटर है या नहीं है इसमें? दो कायरल सेंटर, गुड। अब आपको ये चीज देखना आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एंड यहां पर भी दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, विच मींस इसका भी मीजो फॉर्म बनेगा, ठीक है। फोर्थ में आओ, सिमेट्रिकल है या नहीं है? सिमेट्रिकल है या नहीं है? है। कायरल सेंटर है या नहीं है? कायरल सेंटर है या नहीं है? नहीं है, गुड। जीरो कायरल सेंटर। क्यों? यहां पर रिंग में आप दोनों साइड जाओगे तो वैलेंसी सिमिलर है, और सिमिलर है मतलब कायरल सेंटर नहीं है, तो इसका मीजो फॉर्म नहीं बनेगा। पहले तो ये क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। अब एक बार फर्स्ट वाले में फिर से आते हैं। मैंने आपको बोला कि इसका मीजो फॉर्म बनेगा। इसका मीजो फॉर्म कैसे बनेगा? सिंपल से एग्जांपल, ये देखो, ये इसी का मैंने फिशर बना दिया, और फिशर में इस तरीके से बना दिया, CH3 दोनों OH सेम साइड और H को ऑपोजिट साइड रख दिया, तो ये इसका कौन सा फॉर्म बन गया? मीजो फॉर्म बन गया। तो अगर सिमेट्रिकल होता है और उसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, तो वहां पे क्या बनेगा ही बनेगा, उसका मीजो फॉर्म बनेगा ही बनेगा। अगर मैं इसका मीजो फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इसका भी आप मीजो फॉर्म बना सकते हो। मान लो अगर मैं दोनों CH3 को इस साइड ऐसे लगा दूं, ठीक है, दोनों को वेज पे लगा दिया, तो ये मीजो यहां पर है या नहीं है? देखो, ये मीजो है या नहीं है? है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसमें POS है और दो कायरल सेंटर है, तो ये इसका मीजो फॉर्म हो गया। और लास्ट वाले में कायरल सेंटर ही नहीं है, तो वहां पर मीजो फॉर्म नहीं बन सकता। इतना सबको समझ में आया? डैश पर लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगाओ, एक फॉर्म तो वैसा बना सकते हो ना, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, मैंने आपको पिछला स्लाइड में क्या बोला था, अगर किसी कंपाउंड का मीजो फॉर्म बनेगा तो साथ में ये तय है उसका D और L फॉर्म भी बनेगा। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख सकते हो। ये इसका मीजो फॉर्म है, अगर ये इसका मीजो फॉर्म है तो आप ये दोनों भी बना सकते थे। सोचो, फिशर में मैं ये दोनों बना सकता था। आप दोनों OH को सेम साइड रख रहे हो, मैं दोनों OH को ऑपोजिट साइड रखता, और ऑपोजिट साइड रखने में भी ऐसा हो सकता था कि ऊपर वाले को राइट, नीचे वाले को लेफ्ट, या फिर ऊपर वाले को लेफ्ट, नीचे वाले को राइट। ये दो पॉसिबिलिटीज है, ये भी तो आप बना सकते थे। और यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है। और इनैंशोमर्स है मतलब एक अगर D फॉर्म होगा तो दूसरा L फॉर्म होगा, एक D फॉर्म दूसरा L फॉर्म है। COS नहीं आता फिशर में, ठीक है। एक अगर D फॉर्म है दूसरा L फॉर्म होगा। और अगर आप इन तीनों को आपस में देखोगे तो मीजो के साथ साथ D और L बन रहा है। और ये तीनों में डिफरेंस क्या है? एक पीपल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा पीपल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और तीसरे में कोई रोटेशन नहीं होगा। तो ये तीनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो मीजो इवन दो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि मीजो के साथ साथ D और L उसमें बनेगा ही बनेगा, अकेला मीजो कभी नहीं बनेगा। वो पॉइंट सबको समझ में आ गया? वो पॉइंट सबको समझ में आ गया? ये उस पॉइंट का मतलब है। और यहां पर हम कैसे देख रहे समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये चीज, एक और चीज ध्यान रखना, जो इसमें कंफ्यूजन आप क्रिएट करते हो। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि क्या इनका कोई मीजो फॉर्म पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अब इसमें आप क्या बोलने लगते हो कि आपको अगर ये क्वेश्चन देता है, ठीक है, मान लो ये 3 दे दिए, और आपसे ये 3 में ये पूछा क्या ये 3 मीजो है क्या? दोनों चीज में डिफरेंस है, क्या ये मीजो है, ये अलग चीज है, क्या इसका मीजो फॉर्म पॉसिबल है, ये एक अलग चीज है। मीजो फॉर्म पॉसिबल है या नहीं है, या मीजो है या नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। आप इसको देख के ये बोल ही नहीं सकते कि ये अभी मीजो है या नहीं है, क्योंकि यहां पर ये CH3 ग्रुप का ओरिएंटेशन आपको पता ही नहीं। जब तक आपको स्पेस में ओरिएंटेशन नहीं देगा, आप कैसे बता पाओगे कि वहां पर POS होगा या नहीं होगा? यहां पर तो CH3 को ऐसे लिख के दे दिया। ये सबको समझ में आ रहा है? तो जब तक स्पेस में ओरिएंटेशन बना के नहीं दे, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि यहां पर POS है या नहीं है, ठीक है। आप अगर ऐसा फॉर्म बना रहे हो तो इसमें POS प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो ऐसा फॉर्म बनाऊंगा, एक को वेज पे रख दिया और एक को कहां पे रख दिया? डैश पे रख दिया। अब अगर एक को वेज पर एक को डैश पे रख दिया, तो क्या इसमें POS है? क्या इसमें POS है? इसमें POS नहीं है ना, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ये जो मैंने यहां पर बनाया, इसके डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं, और उन डिफरेंट फॉर्म्स में से एक फॉर्म मीजो होगा, ये चीज हम यहां पर बता रहे हैं। तो कोई कंपाउंड का मीजो फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा, या कोई कंपाउंड खुद मीजो है या नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है।
जब तक स्पेशल ओरिएंटेशन आपको नहीं देगा, आप उसमें नहीं बता सकते कि वो मीजो है या नहीं है। हाँ, इतना बता सकते हो कि हाँ, इसका एक फॉर्म तो मीजो बन सकता है। ये डिफरेंस सबको समझ में आया? ये डिफरेंस सबको समझ में आया? क्या मैं इस पहले कंपाउंड को मीजो बोल सकता हूं? क्या इसको, क्या ये मीजो है? क्या ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख के दे दिया, क्या ये मीजो बोलेंगे इसको? मीजो इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा फिशर बना के दे दिया, मतलब इसका स्पेशल ओरिएंटेशन आपको दे दिया, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ, ये फॉर्म इसका मीजो फॉर्म है, ये आपका मीजो हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आपको स्पेशल ओरिएंटेशन दिया है और यहां पर अब आप बोल सकते हो कि हाँ, पीयूएस है या फिर सीयूएस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप उसमें देख के बता सकते हो। तो जब तक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, आप ये चीज उसमें नहीं बोल पाओगे। तो डिफरेंस समझना कि कोई कंपाउंड का मीजो फॉर्म पॉसिबल है या नहीं है, या कोई कंपाउंड मीजो है या नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज होता है। ये सबको समझ में आया? इतना क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो हमने यहां पर समझ लिया कि यहां पर हम बोल सकते हैं किसका मीजो फॉर्म बनेगा, किसका नहीं बनेगा। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपसे ये पूछा है इनमें से कौन मीजो है। ठीक है, अब आपको स्पेशल ओरिएंटेशन बना के दिया है और अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन मीजो है। तो कंडीशन, एक से ज्यादा कायरल सेंटर, पीओएस सीओएस, तो वो मीजो होगा। ठीक है, अब पहला स्ट्रक्चर मीजो है या नहीं है? पहला स्ट्रक्चर मीजो है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कोई पीओएस नहीं है। पीओएस क्यों नहीं है? ऊपर मिथाइल है और नीचे इथाइल है, पीओएस आ ही नहीं सकता। और सीओएस तो फिशर में ऐसे भी नहीं देखते। तो पहला कंपाउंड तो आपका मीजो नहीं है, क्योंकि यहां पर पीओएस नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा मीजो है या नहीं है? दूसरा मीजो है या नहीं है? गुड, ये तो मुझे सीधे से समझ में आता है कि यहां पर पीओएस है, मोर देन वन कायरल सेंटर है, तो ये आपका पीओएस और मोर देन वन कायरल सेंटर, दूसरा मीजो है। अब ये थर्ड क्वेश्चन में, अब देखो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए देता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हमें दे रहा है और यहां पर हमें दिखने में लगता है सिमेट्री नहीं है। ठीक है, दिखने में हमें लगता है कि सिमेट्री नहीं है, लेकिन बहुत बार फिशर को डिफरेंट तरीके से बना दिया जाता है। अगर आपको डायरेक्टली विजुलाइज करना है कि वहां पर पीओएस है या नहीं है, तो मेक वर्टिकल वैलेंसी सेम एंड देन विजुलाइज। वर्टिकल वैलेंसी सेम करके विजुलाइज करना होता है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली विजुलाइज नहीं होगा। कैसे? यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर कौन है? सीओएच। तो नीचे कुछ ऐसा चेंज करो कि नीचे भी आपको सीओएच दिखने लगे और फिर उसको डायरेक्टली विजुलाइज करो। कैसे? अगर मैं इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे ये तीनों ग्रुप को इस तरीके से घुमा दूं, घुमा सकते हैं और फिशर चेंज नहीं होता। अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं, तो आप देखोगे यहां ऊपर COOH, यहां H, यहां OH, यहां नीचे COH आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा। और अब आप यहां पर डायरेक्टली देख सकते हो कि ये दोनों क्या थे, ये तो मैंने सेम ही किया, और ये आप देख सकते हो कि कंपाउंड कैसा है, मीजो कंपाउंड है। तो अगर डायरेक्टली विजुलाइज नहीं हो रहा, तो एक बार फिशर में कुछ चेंजेस करके देख लो और उसके बाद उसको विजुलाइज कर लो। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी जो आपको मॉलिक्यूल दिया था, ये मीजो फॉर्म ही था। ये सबको समझ में आया? परफेक्ट फिशर का बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली विजुलाइज करना है तो वर्टिकल को सेम करने का टेक्निक है, बस वर्टिकल सेम करो। ठीक है, आरएस से भी निकाल सकते हो, मैं आरएस वाला तरीका यहाँ पे नहीं बोल रहा। ठीक है, जिनको आरएस से निकालना है वो भी एक तरीका होता है, बट आरएस वाला भूल जाओ, ये इजी है, इसको करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, सबके दो दो मेथड रिक्वायर्ड नहीं होते। ये सबको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये सबको समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? कोई कंपाउंड मीजो है नहीं है, या उसका मीजो फॉर्म पॉसिबल है नहीं है? डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर ये चीज देखोगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे 3 टर्म्स हो गए। अब यहां पर अच्छा, ये 2 क्वेश्चन और है, इसमें देखो ये मीजो है नहीं। अब यहां पर आपको न्यूमैन और सॉहर्ट्ज बना के दिया। न्यूमैन में ये कौन सा फॉर्म है? न्यूमैन में कौन सा फॉर्म है? ये एक्लिप्स। और एक्लिप्स में मैंने क्या देखना बोला था कि एक्लिप्स में क्या देखते हैं हमेशा? पीओएस। एक्लिप्स में सीओएस तो होता ही नहीं है, एक्लिप्स में हमेशा पीओएस देखेंगे। क्या इस पहले वाले एक्लिप्स में पीओएस है? मैंने प्लेन आपको पास करना बताया था, कहां से पास करते हैं? फ्रंट और बैक कार्बन के बीच से। यहां पर पीओएस है या नहीं? सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों सबका सही आंसर ही आ रहा है। तो यहां पर पीओएस तो है, मतलब सिमेट्री तो है। और कायरल सेंटर 2 है या नहीं है? सोचो, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन कायरल है या नहीं? फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन कायरल है या नहीं? है। तो यहां पर 2 कायरल सेंटर भी है, पीओएस भी है, मतलब ये भी आपको क्या बना के दिया है? मीजो बना के दिया है। तो इस तरीके से भी आपको मीजो दे सकता है। आपको न्यूमन में मीजो बनाने के दे दिया। अगला में देखो, अगला क्या है? अगला सॉहर्ट्ज दिया है। सॉहर्ट्ज में देखो, सॉहर्ट्ज में मैंने आपको बताया था कि स्टैगर्ड में क्या देखते हैं? स्टैगर्ड में क्या देखते हैं? सीओएस। इसमें सीओएस है या नहीं? सीओएस है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका है सर, आपको समझ में आना चाहिए। गुड, इसमें सीओएस है और यहां पर 2 कायरल सेंटर भी है, विच मींस ये भी आपको क्या दिया है? मीजो फॉर्म दिया।
ठीक है, जितना बाहर उतना अंदर होना चाहिए। यहाँ पर OH बाहर है और यहाँ पर OH अंदर के साइड है, तो आप सेंटर से लाइन पास करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो COS है और 2 कायल सेंटर, मतलब ये भी मीजो है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा अगर ओरिएंटेशन बना के दे दिया तो आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको POS देखना आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मीजो फॉर्म पॉसिबल है। इतना सबको समझ में आ गया? ये टर्म सबको क्लियर हो गए? देखना आ जाएगा सबको? ठीक है, इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। RS कॉन्फ़िगरेशन अब आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो ये चीज और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीजो पार्ट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो फोर्थ एक टर्म यहां पर देखो हमने क्या लिखा है। एक और टर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसे आइसोमर्स को एक टर्म बोला जाता है एट्रॉप आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बाइफिनाइल सिस्टम समझाया था, और बाइफिनाइल में आपको बताया था कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड जो था बीच में, उसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता था। ये रिंग्स आपस में परपेंडिकुलर होकर रुक जाते थे, विच मींस अब वो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, अब वो फ्रीली रोटेट नहीं करता। तो बाइफिनाइल जो एग्जांपल था, वो एग्जांपल था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और उसका रीजन क्या था? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है, ये एक्चुअली किसके लिए वैलिड है? बाइफिनाइल्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो बाइफिनाइल्स में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा था, जो आइसोमेरिज्म शो हो रहा था, तो उन आइसोमर्स के लिए एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, एट्रॉप आइसोमर्स। आपका बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव का कंडीशन हमने पढ़ा था, और अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इनैंशोमेरिज्म शो करेगा। मैंने आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा और वो दोनों आपस में इनैंशोमर्स होंगे, तो वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो अगर कोई आइसोमेरिज्म किस वजह से आए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो उन आइसोमर्स को हम आपस में क्या बोल सकते हैं? एट्रॉप आइसोमर्स। तो बाइफिनाइल जो था वो आपका एग्जांपल था एट्रॉप आइसोमर्स का। तो कहीं क्वेश्चन में ये वर्ड आपको मिले तो इतना आइडिया रखना कि बाइफिनाइल्स के लिए ये कंसेप्ट आप सोच सकते हो। इसके अलावा इसके बारे में हमें ज्यादा और कुछ नहीं सोचना। ये सबको समझ में आ गया? हाँ, बाइफिनाइल्स, हमें सिर्फ बाइफिनाइल्स ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ बाइफिनाइल्स ध्यान रखना है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये एक टर्म ध्यान रखना। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब ये जो हमने सीखा उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका, या तो RS मेथड या डायरेक्टली विजुलाइज करने का तरीका हो सकता है। पहले इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है, RS से बताओ, RS कॉन्फ़िगरेशन से बताओ इसका। पहले का क्या आ रहा है? पहले का S आ रहा है, गुड। दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरे का R आ रहा है, और S का R आना मतलब आपस में क्या है ये? S का R होना मतलब आपस में क्या है ये? एग्जैक्टली ऑपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमेट्री एब्सेंट। एक कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है, उसमें तो सिमेट्री ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव और यहां पर एग्जैक्टली ऑपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका सीधा आंसर होगा कि ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं एक और मेथड बता देता हूं, लेकिन हर क्वेश्चन में मैं दो मेथड नहीं बताऊंगा, आप सोच सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मुझे डायरेक्टली विजुलाइज करना होता तो इस फिशर में मैं चेंज करके तरीका क्या होता? वर्टिकल वैलेंसीज को सिमिलर करने का कोशिश करूं। यहां पर ऊपर H है और यहां पर ऊपर Cl है, यहां नीचे Cl है और यहां नीचे H है। तो अगर वर्टिकल वैलेंसीज को मुझे सेम करना है तो क्या चीज करना चाहिए? गुड, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा है। यहां पर 180 से रोटेट कर दो तो वर्टिकल वैलेंसी सेम हो जाएंगे। आप फिक्स करके भी रोटेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो, बट फिशर चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करना है। तो अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर दूं तो यहां पर ऊपर H आ जाएगा, नीचे Cl आ जाएगा, ये OH यहां आ जाएगा और ये Me यहां आ जाएगा। और अब आप डायरेक्टली देख सकते हो कि एक दूसरे के क्या दिखने लगे? मिरर इमेज दिखने लगे, और मिरर इमेज है तो आप बोल सकते हो कि एनहांसोमर्स है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका होता है, बट RS से भी आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें बताओ, निकालो RS कॉन्फ़िगरेशन, निकालो जल्दी।
आया सबका? पहला वाला क्या है? आर। और दूसरे वाले में आप देखोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पे नहीं है, तो आपको फिर वो कंसेप्ट सोचना होता है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पे नहीं है तो आपको डैश पे ले जाना होगा, पेयर को एक्सचेंज करके और आंसर को उल्टा करना होगा। वो आरएस का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग का सही आ रहा है, पहला आर है और दूसरा क्या है? एस। और आर का एस होना और एक पैरेलल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स है। अब देखो आरएस निकालने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगा ना, अब आप अगर डायरेक्टली विजुलाइज करते ना, इन दोनों मॉलिक्यूल को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये मिरर इमेज है। सोचो, ये दोनों मॉलिक्यूल में दिखने में सब कुछ सेम है, जो पहले में वेज पे है वो दूसरे पे डैश पे है। देखो ये तरीका मैंने बताया था ना, एक अगर दो मॉलिक्यूल में दिखने में सब कुछ सेम हो, पहले पे वेज दूसरे पे डैश, पहले पे डैश दूसरे पे वेज, तो ये मिरर इमेजेस तो होते हैं। सोचो, अरे विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ? गधो, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? समझ में आया नहीं आया? ये आपस में क्या है? मिरर इमेज। यहां पे देख सकते हो डायरेक्टली ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे। दीज टू आर मिरर इमेजेस, डायरेक्टली बोल सकता हूं। और ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि एक पैरेलल सेंटर है। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, इनैंशियोमर्स, खत्म। तो मुझे कुछ आरएस निकालना भी नहीं था इसमें, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, आपको क्लिक कर गया तो ठीक है, वरना आरएस तो यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसमें निकालो जल्दी। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, फर्स्ट इंस्टेंट में 50% लोग इसको गलत करते हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी, मुझे रिलेशन पता करना है इन दोनों में, जल्दी बताओ। सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इनैंशियोमर्स में या फिशर में फ्लिपिंग अलाउड नहीं होता, ठीक है? फ्लिप करके नहीं देख सकते, फिशर में फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड। कॉन्फ़िगरेशन 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 निकालना आना चाहिए, यहां पे अगर निकालोगे ऐसा कुछ आएगा। देखो ऐसा आ रहा है क्या? सही लिखा है मैंने? सही है ना? ये आ रहा है, ठीक है? अब यहां पर देखो हम गलती क्या करते हैं, यहां पर हम गलती क्या, आरएस खुद निकालना, ठीक है? आरएस खुद निकालना। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम आने से हम क्या बोल देते हैं उसको? आइडेंटिकल बोल देते हैं। लेकिन जो हम गलती करते हैं वो ध्यान रखना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम आने का मतलब क्या होता है? यहां पे जो कायरल सेंटर ऊपर था इसका कॉन्फ़िगरेशन आर था, तो उसी कायरल सेंटर का दूसरे मॉलिक्यूल में आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है। कायरल सेंटर सेम को कंपेयर करते हैं। ये जो कायरल सेंटर यहां ऊपर था, ये कायरल सेंटर एक्चुअली यहां नीचे पहुंच चुका है, देखो, क्योंकि ये कायरल सेंटर COOH से अटैच था और ये नीचे वाला कायरल सेंटर COH से अटैच है। तो जब भी आप आरएस को कंपेयर करोगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट है या सेम है, तो सेम कायरल सेंटर को आपस में सोच के कंपेयर करोगे। तो सेम कायरल सेंटर का लेफ्ट मॉलिक्यूल में आर था लेकिन राइट में एस हो चुका है, मतलब आर का एस हो गया पहला ये। अब इस नीचे वाले को देखो, ये नीचे वाला कायरल सेंटर यहां ऊपर पहुंच चुका है, तो ये ऊपर वाला यहां नीचे आ चुका है और ये नीचे वाला यहां ऊपर आ चुका है, और इन दोनों को आप कंपेयर करके सोचोगे कि सेम था या अलग हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, आर का एस और एस का आर, मतलब ये यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर एस एस आर, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट। और एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब ये आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है? ये हम इसमें गलती करते हैं, अगर आपने इसको सेम बोल दिया तो आइडेंटिकल बोल दोगे, तो यहां पर ये आइडेंटिकल नहीं है। जब भी आप कायरल सेंटर कंपेयर करोगे, आगे से रट लो कि सेम कायरल सेंटर को आपस में कंपेयर करके सेम है या ऑपोजिट है, ये डिसाइड करोगे। ये पहला पार्ट सबको समझ में आ गया, आगे के लिए याद रखेंगे इसको, ठीक है? दूसरा तरीका सोच सकते थे, अगर मैं इसको डायरेक्टली विजुलाइज करता तो वर्टिकल वैलेंसी सेम रखने की कोशिश करता, ठीक है? वर्टिकल वैलेंसी सेम रखने की कोशिश करता, तो यहां पर अगर आप इसको 180 से रोटेट कर दोगे तो आपके वर्टिकल वैलेंसी सेम हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली विजुलाइज कर पाओगे। यहां पर ऊपर COH आ गया, नीचे COOCH3 आ जाएगा, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां H। अब डायरेक्टली विजुलाइज करो, क्या डायरेक्टली दिखा है? ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, दिख रहा है? ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेजेस, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इनैंशियोमर्स होंगे, खत्म। ये दोनों आपस में इनैंशियोमर्स है और ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कोई पीओएस नहीं है, ऊपर एसिड है नीचे एस्टर है, पीओएस आ ही नहीं सकता, ठीक है? अरे ऑप्टिकली एक्टिव है ना, इसलिए मीजो नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है? एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमेट्री एब्सेंट, इसलिए इनैंशियोमर्स है। सिर्फ एग्जैक्टली ऑपोजिट से आंसर नहीं करते, सिमेट्री नहीं होना चाहिए,
तभी इनैंशोमर्स बोलेंगे। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड सिमेट्री एब्सेंट, इसलिए इनैंशोमर्स है। ठीक है, और इस तरीके से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। समझ में आया नहीं आया सबको? क्लियर है? ठीक है, तो दो तरीका सब में हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सोच सकते हो उसमें। ठीक है, ये हो गया। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इनके बीच में रिलेशन बताओ, 1 और 2। ये तीन स्ट्रक्चर यहां पे बने, 1 और 2 में क्या रिलेशन है? 1 और 2 में क्या रिलेशन है? क्या ये इनैंशोमर्स है या डायस्ट्रोमर्स है, क्या दिख रहा है? अरे प्रायोरिटी से मतलब नहीं है यहाँ पे, इनैंशोमर्स है डायस्ट्रोमर्स है, क्या है? देख सकते हो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है और ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। अगर आप यहाँ पे मिरर लगाने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे कि मिरर इमेज तो नहीं है। तो ये दोनों आपस में 1 और 2 आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, और आप लोग ये भी बोल रहे हो ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। सिस ट्रांस है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है और डायस्टीरियोमर्स भी है, ये दोनों ही आपका पार्ट सही होगा। इतना क्लियर? 2 और 3 में आ जाओ, 2 और 3 देखो। गुड, सही बोल रहे हो। 2 और 3 देखो, 2 और 3 आपस में, 2 और 3 आपस में सही, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है चेक करो, ऐसे रिंग सिस्टम में ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? पीओएस यूएस चेक करो, पीओएस यूएस है क्या? पीओएस यूएस है क्या सेकंड या थर्ड में से? ऑड मेंबर में सीओएस ऐसे ही नहीं होता, और यहां पर पीओएस भी नहीं है, ये चीज भी आपको देखना, मैंने बताया था बीच से प्लेन पास करोगे तो यहां पर पीओएस भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, इन्हीं को तो हम इनैंशोमर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो 2 और 3 में रिलेशन क्या है? इनैंशोमर्स, और फर्स्ट और सेकंड में डायस्ट्रीमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दोनों ही है, तो आप उनको दोनों बोल सकते हो। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे सीओएस क्यों नहीं? ऑड मेंबर में सीओएस नहीं होता। लास्ट क्लास नहीं पढ़ोगे तो फिर डाउट मत पूछा करो, पढ़ते लिखते हो नहीं, हाँ टाइम पास करते हो। चलो नेक्स्ट बताओ। देखो ये क्वेश्चन दिया है, फिशर को 180 से रोटेट कर सकते हैं। बीच में क्या पूछ रहे हो मुझसे? अलग से मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, आपको अलग कुछ अगर बहुत दिमाग में घूम रहा है ना तो मेरे अलग से मुझसे अलग से क्लियर कर लेना, समझा दूंगा। ठीक है, अभी जो बता रहा हूं उसको करो, जो डाउट है वो लिख के रख लो, मुझे अलग से व्हाट्सएप कर देना। ये दोनों में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये आना चाहिए। अगर आरएस नहीं निकाल पा रहे तब तो फिर छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सब बंद करके बैठ जाओ। अरे कैसे इनैंशोमर्स? आइडेंटिकल होंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, इन आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल बोलो या होमोमर्स बोलो, दीज टू आर आइडेंटिकल। ठीक है, अरे मीजो नहीं है, मीजो अकेला कंपाउंड होता है, दो मॉलिक्यूल का रिलेशन मीजो नहीं होता। दो मॉलिक्यूल आपस में या तो इनैंशोमर हो सकते हैं या डायस्ट्रोमर हो सकते हैं या आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, मीजो अकेला कंपाउंड होता है, मीजो किसी दो कंपाउंड का रिलेशन नहीं है। ठीक है, हम कभी भी दो कंपाउंड का रिलेशन बोलेंगे तो वो दो कंपाउंड का रिलेशन क्या होगा? या तो वो आइडेंटिकल होगा या तो वो क्या होंगे? इनैंशोमर्स, या तो वो डायस्ट्रोमर्स होंगे। ठीक है, दो कंपाउंड आपस में मीजो नहीं होता। मीजो इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, अकेले कंपाउंड को मीजो बोलते हैं। रिलेशन इनैंशोमर्स है या डायस्ट्रोमर्स है या आइडेंटिकल है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अरे ऊपर वाला ऐसे भी मीजो नहीं है, उसमें सिमेट्री नहीं है, मीजो कहां से आ गया बीच में वर्ड? मीजो का क्यों डाउट पूछ रहे थे? ऊपर वाले में सिमेट्री है क्या? ठीक है, मीजो की हम बात ही नहीं करेंगे, वो सीधा आइडेंटिकल है, अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आइडेंटिकल है। ठीक है, ये वाला बताओ, सिक्स क्वेश्चन बताओ। सिक्स, बहुत सही, इनैंशोमर्स। क्यों बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इस टाइप का सिस्टम,
ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों मॉलिक्यूल में दिखने में सब कुछ सेम है, जो पहले पे वेज पे है वो दूसरे पे डैश पे, और जो पहले पे डैश पे दूसरे पे वेज पे है। और अगर डायरेक्टली ये समझ में आ गया तो सीधा बोल सकते हैं कि ये आपस में मिरर इमेजेस है, ये आपस में मिरर इमेजेस है। और ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? वो डॉग डीओ वाला कंसेप्ट। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आपस में क्या होंगे? आपस में इनैंशोमर्स होंगे। समझ में आ गया? अरे रिलेशन पूछे ना आपस में, तो आपस में क्या होंगे? इनैंशोमर्स है या डायस्टोमर्स है, आइडेंटिकल है, ये बताना है। तो ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशोमर्स है। इतना क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और, इसमें आरएस डिफाइन नहीं है, आरएस के लिए कायरल सेंटर चाहिए। इस एलिन सिस्टम में आरएस डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आरएस से नहीं निकाल सकते, आपको देख के ही सोचना पड़ेगा कि वो मिरर इमेज है या नहीं। ठीक है, आगे समझ में? आरएस के लिए कायरल सेंटर चाहिए ना, कायरल सेंटर नहीं होगा तो आरएस कहां से निकालोगे? ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो हम देख रहे हैं। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको देता है, इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके लिए ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन में क्या सोचना होता है। ठीक है, यहां पर देखोगे, ये पार्ट देखो, आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, ऑल कंपाउंड्स हैविंग कायरल सेंटर एंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिसमें भी कायरल सेंटर होगा और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट को हमें यूज करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का। अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है या नहीं है? लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है या नहीं है? है। लैक्टिक एसिड में, हाँ, स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूं याद करना है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, दूसरे में आते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर आज मैंने आपको बताया था, ये भी आपको याद रखना है, CH CH COOH और यहाँ पे OH। और यहां पर भी कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर है, मतलब ये भी क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। थर्ड पे आते हैं मेलिक एसिड। ठीक है, मेलिक एसिड आगे GOC में आएगा, अभी के लिए स्ट्रक्चर याद रख लो, ये स्ट्रक्चर होता है मेलिक एसिड का। क्या यहां पर कायरल सेंटर है? क्या यहां पर कायरल सेंटर है? नहीं है। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? POS COS दिख रहा है इसमें सबको? POS है या नहीं है? ठीक है, ये सिस फॉर्म है, मेलिक एसिड इज सिस फॉर्म। तो यहां पर आप देख सकते हो ये POS प्रेजेंट है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है और इसमें कायरल सेंटर भी नहीं है, मतलब ये क्या शो नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फोर्थ केस मेलिक एसिड, अब ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस, एक में ई है और एक में ई नहीं है, और ई होना नहीं होना अलग अलग कंपाउंड होता है। ये फोर्थ आपका मेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ जो मैंने बनाया। ठीक है, यहां पर देखो कायरल सेंटर है या नहीं है? यहां पे कायरल सेंटर है या नहीं है? है। यहां पर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये आपका कायरल सेंटर है, विच मींस मेलिक एसिड भी क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मेलिक और मेलिक अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना, ये मैं यहां सिखा रहा हूं। स्ट्रक्चर इनके याद रखना कि ये आपका मेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आपको बता रहा हूं इसको याद रखना, और इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आपको मिले कि कौन सा शो करेगा कौन सा शो नहीं करेगा, मैंने ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पूछा, फिर वही चीज आ रहे हो, मैंने क्या पूछा? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? अलग होता है, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब अलग होता है। अरे इसमें POS कहां से आ गया है? ये स्पेस में ओरिएंटेशन दिया है क्या? ये स्पेस में ओरिएंटेशन दिया है क्या, जो POS की बात करेंगे? मैंने इतना देर आपको क्या समझाया था? जब तक स्पेस में ओरिएंटेशन नहीं देगा तो आप नहीं बता सकते। अगर मीजो टार्टरिक एसिड बोलेगा तो वो भी तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, बताया था। अरे कितना पूछोगे, इतने डाउट कहां से आ रहे हैं? इसको देखो, एक खुद सोचना होता है। ठीक है, इसका खुद सोचना होता है। इसका आंसर आपका क्या है? पहले तो आंसर देख लो, आंसर है 1 2 4। ठीक है, आंसर 1 2 4। ठीक है, अब इसमें ये जो लाइन लिखा है ना मैंने, इसको खुद सोचना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, बस एक एग्जांपल से बताता हूं। यहां पे मैंने दूसरा पार्ट क्या लिखा है? विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर है या जो ऑप्टिकली एक्टिव है,
तो पहले ऑप्टिकली एक्टिव वाले पार्ट को बस बता देता हूं। मान लो ए ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, रीजन खुद सोचो। अगर ए ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज तो बनेगा ही बनेगा, और कोई भी कंपाउंड का मिरर इमेज बनता है तो ए का भी बनेगा। और ऑप्टिकली एक्टिव का अगर आप मिरर इमेज की बात करते हो मतलब इसका इनैंशियोमर बनेगा, बोल सकते हैं। तो ए अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इनैंशियोमरिज्म शो करेगा, ये तो मैंने आपको बताया था। और इनैंशियोमरिज्म शो करना मतलब एक डी होना दूसरा एल होना, एक क्लॉकवाइज घुमाना दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, दोनों में डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल आना, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर होना, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना। ठीक है, ये मतलब होता है कि अगर दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से हमें सोचना होता है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्टली इसको याद रखोगे, जिन भी कंपाउंड में कायरल सेंटर है या वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आपको ऑप्शन में ऐसा भी तो बना के दे सकता था ना, आपको ऑप्शन में ये भी बना के दे सकता था। अगर मैं आपको ये बोलता क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्या इसमें कायरल सेंटर है क्या, क्या इसमें कायरल सेंटर है क्या, नहीं है ना। बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कायरल सेंटर नहीं है बट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका इनैंशियोमर बनेगा, दोनों में डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल आएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया कि क्वेश्चन आपको सोचना क्या है, कायरल सेंटर या फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये चीज दिमाग में रखो और क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। इतना क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये जो स्लाइड है ये मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूले आपको रटने हैं, तो आज इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो ये स्लाइड मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।